नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार और आज की इस लंबी लेकिन जरूरी बात में आपको एक ऐसे चुनाव की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ चुनाव नहीं था बल्कि एक झटका था, एक हैरानी थी, एक सवाल था और शायद एक चेतावनी भी। बिहार के चुनाव नतीजे सामने हैं और ये नतीजे किसी हल्की फुल्की हवा की तरह नहीं आए बल्कि यह तूफान की तरह आए, वो भी अचानक, बिना किसी अंदाजे, बिना किसी एग्जिट पोल, बिना किसी चर्चे की भनक के। एनएडीए यानी बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन ऐसी जीत लेकर आया है जिसे देखकर अच्छों के चेहरे सूख गए। तेजस्वी यादव जहां पूरे आत्मविश्वास के साथ चुनाव में उतरे थे, उनके समर्थक जहां हजारों की भीड़ में सड़कें भरा रहे थे, वहीं नतीजों में वहीं तेजस्वी कई जगह पिछड़ते दिखे और मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जज बीआर गवई इस मामले में कोई बड़ी जांच की अनुमति देंगे? क्या मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार के खिलाफ किसी तरह की जांच हो सकती है? और अगर हां तो कितनी दूर तक? लेकिन दोस्त, हम सब जानते हैं कि सवाल पूछना आसान होता है, जवाब मिलना मुश्किल। बिहार में इस बार जो हुआ है वह सिर्फ एक जीत नहीं है बल्कि उस राजनीतिक माहौल का आईना भी है जहां सत्ता के अभियान, पैसों के ट्रांसफर, भावनाओं का खेल और सिस्टम की ताकत मिलकर लोकतंत्र का चेहरा बदल रहे हैं। आप सोच रहे होंगे अचानक ऐसा क्या हुआ कि एनडीए को यह इतना बड़ा जनादेश मिला। 190-200 सीटें कोई मजाक नहीं है। अभी तक किसी भी एग्जिट पोल ने इस लहर को नहीं पकड़ा था। तो क्या यह लहर सचमुच थी? क्या यह लहर बनाई गई या यह लहर किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खड़ी कर दी गई? यह सवाल आप भी पूछेंगे, मैं भी पूछूंगा और हर व्यूअर इस वीडियो को देखने के बाद मन ही मन जरूर पूछेगा। पर दोस्तों, इस जीत का सबसे बड़ा कारण एक ही है, महिलाएं। हां, आपने सही सुना, बिहार की महिलाओं ने इस बार चुनाव में ऐसी भूमिका निभाई कि पूरी राजनीति का ढांचा ही उलट गया। महिलाओं के खातों में चुनाव घोषणा के बाद एक का ट्रांसफर, वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी, यह सब एक सामान्य सरकारी योजना के रूप में नहीं किया गया बल्कि यह मुंह चुनावी खेल का पासा हिला गया। विपक्ष में बैठे दल कहते हैं कि यह आचार संहिता का उल्लंघन है, लेकिन सरकार का कहना है कि यह तो सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन जब नतीजे आए और महिलाओं की वोटिंग पुरुषों से 10% ज्यादा निकली तो पूरा खेल साफ हो गया। यह सिर्फ योजना नहीं थी, यह चुनाव का दिलेर दांव था। यहां एक और दिलचस्प बात होती है, जब नीतीश कुमार कहते हैं कि यह उनका आखिरी चुनाव है तो लोगों के मन को में एक सहानुभूति पैदा होती है। महिलाएं कहती हैं कि चलो इस बार फिर यह वही सहानुभूति है जिसने पहले भी कई नेताओं को अप्रत्याशित समर्थन दिया है और यही हुआ। अब बात आती है कांग्रेस और आरजेडी की। इन दोनों ने मिलकर महागठबंधन बनाया, लेकिन महागठबंधन का मतलब सिर्फ सीटें बांटना नहीं होता। महागठबंधन का मतलब भरोसा होता है, एकता होती है और ये चीजें इस गठबंधन में कमजोर दिखी। कांग्रेस ने 60 सीटें ले ली, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट कमजोर रहा। कई जगह कांग्रेस और आरजेडी के बीच फ्रेंडली फाइट हुई। सोचिए, जहां विपक्ष आपस में ही भिड़ जाए वहां सत्ता पक्ष को टक्कर कैसे मिले? आप सबने चुनाव वाले दिनों में वो वीडियो देखे होंगे, रात में ईवीएम बदलते हुए, कैमरे बंद होते हुए, सुरक्षा में ढील, गाड़ियों में मशीनें ला देते लोग, और हर कोई ये पूछ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है? क्या ईवीएम में गड़बड़ी की गई? क्या सिस्टम पहले से तय था या विपक्ष सिर्फ अपने हार का बहाना बना रहा है? लेकिन दोस्तों, सवाल उठाना जरूरी है क्योंकि लोकतंत्र सवालों से चलता है। अगर कोई सरकार जनता के वोट से जीतती है तो उसे इन सवालों का जवाब भी देना चाहिए और दूसरी तरफ विपक्ष को भी अपने घर का हिसाब देखना चाहिए कि आखिर वो क्यों बार बार हारते रहा है। क्या सिर्फ सिस्टम उनकी हार की वजह है या उनकी अपनी कमजोरियों ने भी उनका नुकसान किया है? तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करने को लेकर कांग्रेस में हिचक दिखाई दी। यह हिचक ऐसी थी जैसे लड़ाई शुरू होने से पहले ही योद्धा अपने हथियार पर शक करने लगे। दोस्तों, बिहार का यह चुनाव सिर्फ बिहार की कहानी नहीं है, यह पूरे देश की राजनीति का भविष्य है। बीजेपी इस जीत को अब उत्तर प्रदेश, असम, बंगाल और बाकी राज्यों में अपने लिए लॉन्च पैड की तरह उपयोग करेगी, क्योंकि उनके लिए यह जीत सिर्फ सत्ता नहीं है, यह आत्मविश्वास की वापसी भी है। 2024 में लोकसभा चुनावों में जो झटका लगा था उसका मरहम अब बिहार ने लगा दिया है। और सोचिए, जब
किसी बड़े राजनीतिक दल को एक बार फिर अपनी अजय वाली छवि मिल जाती है तो वह अगले चुनावों में और भी आक्रामक हो जाता है। यह आप भविष्य में देखेंगे। सोशल प्रोग्राम प्लस महिलाओं पर फोकस प्लस चुनावी मशीनरी, यह अब बीजेपी का नया राजनीतिक फार्मूला है। अब बात करते हैं महागठबंधन की। तेजस्वी और खेसारी को चुनाव प्रचार में जबरदस्त भीड़ मिली थी। लोग कहते थे कि इस बार बदलाव तय है, लेकिन भीड़ का वोट में बदलना जरूरी नहीं होता और बिहार ने यह बात फिर साबित कर दी। महागठबंधन पूरे सिस्टम से लड़ रहा था। और सिस्टम क्या है? चुनाव आयोग, प्रशासन, मीडिया, ऐसे तीन स्तंभ जो जनता के लिए नहीं बल्कि सत्ता के लिए काम करते दिखे। यह विपक्ष का आरोप है, लेकिन यहां असली सवाल यह है कि क्या विपक्ष ने खुद को चुनाव लड़ने के लायक बनाया? क्या उनकी रणनीति जनता के दिल में घर कर सकी? क्या उन्होंने वह भरोसा बनाया जो जनता को एक मजबूत विकल्प देता? या फिर रवेश सिर्फ बड़ी बड़ी रैलियों और भाषणों में उलझ रहे? अब यहां सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या सच में ईवीएम से छेड़छाड़ हुई? क्या मशीनों ने सरकार बनाई? अगर यह साबित होता है तो सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मसले से बड़ा भूचाल आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी चुनाव सुधार पर टिप्पणी की है, पर इस बार मामला और बड़ा है, क्योंकि मामला सिर्फ गड़बड़ी का नहीं है, मामला लोकतंत्र की नींव का है। आप सोचिए, अगर मशीनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठ गया तो देश का चुनावी ढांचा कैसे चलेगा? क्या हम अगले चुनावों पर भरोसा कर पाएंगे? क्या जनता को यह यकीन रहेगा कि उनका वोट सुरक्षित है? यह मामला आने वाले महीनों में राजनीति को हिला सकता है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे माहौल में एक बात पर जरूर सोचना चाहिए, क्या हमने राजनीति को सिर्फ योजनाओं और पैसों तक सीमित कर दिया है? क्या लोकतंत्र सिर्फ पैसे के ट्रांसफर से जीतने का खेल बन गया है? क्या हमारी सरकारें सिर्फ चुनाव के समय महिलाओं के खातों में राशि डालकर यह मान लेती हैं कि यह काम पर्याप्त है? और क्या जनता भी इसी को वास्तविक विकास मान बैठी है? यह सवाल सिर्फ बिहार का नहीं है, यह पूरे देश का सवाल है। आज बिहार में हुआ है, कल महाराष्ट्र, असम, यूपी, बंगाल, हर जगह यही होगा। हम एक ऐसी राजनीति देख रहे हैं जहां पार्टियां योजनाएं बनाती कम हैं और वोट बटोरने के लिए पैसे बांटती ज्यादा हैं। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि इस चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे कहीं खो गए। लोगों के सामने पैसों का डायरेक्ट ट्रांसफर एक बड़ा राहत पैकेज जैसा लगा और एक पल के लिए सोचा जाए, क्या यह सही है? क्या यह लोकतंत्र की मजबूती है या उसकी कमजोरी? और अगर भविष्य में हर चुनाव इसी आधार पर लड़ा जाएगा तो क्या हमारे बच्चे एक मजबूत देश पाएंगे? यह सवाल आपकी जेब तक जाता है, आपके बच्चों के भविष्य तक जाता है और देश की दिशा तक जाता है। दोस्तों, क्योंकि बिहार का चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं था, यह एक ऐसा आईना था जिसमें आज की भारतीय राजनीति का असली चेहरा साफ दिखता है। मैं अक्सर कहता हूं कि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का काम नहीं है, यह नजर रखने का काम भी है। और इस चुनाव में हर नागरिक ने कुछ ना कुछ ऐसा देखा है जिस पर सवाल उठते हैं, शंकाएं उठती हैं और राजनीति अपने सबसे नंगे रूप में दिखती है। यह चुनाव बताया गया कि आज सत्ता के पास क्या क्या हथियार हैं और विपक्ष के पास क्या क्या कमजोरियां हैं। यह चुनाव बताया गया कि आज मीडिया किसके साथ खड़ा है और जनता किस बात पर भरोसा कर रही है। यह चुनाव बताया गया कि आज सरकारें किस तरह जनता को संदेश देती हैं और जनता किस तरह उन संदेशों पर यकीन कर लेती है। और सबसे बड़ी बात, यह चुनाव बताया गया कि आज नेताओं की छवि से ज्यादा योजनाओं के पैसों का असर कितना भारी पड़ सकता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि चुनाव के बीच में एक 100 का ट्रांसफर किया गया। सोचिए, जिस समय मतदान चल रहा था उसी समय महिलाओं के खातों में पैसा भेजा जा रहा था। क्या यह सामान्य है? क्या यह लोकतंत्र की मर्यादा है या यह चुनावी खेल का हिस्सा है? मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जब सरकारें चुनाव के बीच में पैसे ट्रांसफर करने लगे और चुनाव आयोग चुप रहे तो वहां सवाल उठते ही हैं। महाराष्ट्र में चुनाव घोषणा क्यों टाली गई? बिहार में मतदान के बीच पैसे क्यों भेजे गए? यह संयोग नहीं हो सकता, यह रणनीति है। और रणनीति तभी काम करती है जब विपक्ष कमजोर हो, प्रशासन साथ हो और चुनाव आयोग मौन हो। अब बात करते हैं जंगल राज वाले टैग की। तेजस्वी यादव पर, अखिलेश यादव पर यह टैग हमेशा लगाया जाता है। लेकिन क्या बीजेपी शासित राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां परफेक्ट हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन वहां इस तरह का टैग क्यों नहीं लगता? यह भी राजनीति का एक खेल है, मीडिया का एक फ्रेम है और जनता का एक डर है।
चुनाव में डर का उपयोग हमेशा किया जाता है। कभी विकास का डर, कभी अपराध का डर, कभी बाहरी ताकतों का डर और कभी विपक्ष के आने से अराजकता फैलने का डर। इस बार भी ऐसा ही हुआ। कई लोगों ने कहा कि तेजस्वी आएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, जबकि पिछले 5 सालों में भी अपराध के आंकड़े कुछ खास अच्छे नहीं थे। लेकिन यह डर बड़े ही आराम से जनता के मन में बिठा दिया गया। अब आपको एक दिलचस्प बात बताता हूं। भाजपा और जेडीयू की जीत सिर्फ इसलिए बड़ी नहीं है कि उन्होंने सीटें ज्यादा जीती। बड़ी बात यह है कि यह जीत सिर्फ सीटों की जीत नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक जीत है। एक ऐसा संदेश कि हम अजय हैं, हम चुनाव नहीं हारते और हम हर चुनाव में चमत्कार कर सकते हैं। राजनीति में यह मनोवैज्ञानिक बल सबसे बड़ा हथियार होता है। इससे विरोधी दलों का मनोबल टूटता है, कार्यकर्ताओं में कमजोरी आती है और जनता भी यह मानने लगती है कि जो जीतता है वही सही है। लेकिन लोकतंत्र में यह धारणा बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि अगर जनता यह मान ले कि विकल्प नहीं है तो सत्ता निरंकुश हो जाती है। अब बात आती है महागठबंधन की। इस गठबंधन ने पूरी कोशिश की, रैलियां की, भीड़ जुटाई, मुद्दे उठाए, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब पर बातें की। लेकिन राजनीति सिर्फ मुद्दों की बात से नहीं चलती। राजनीति रणनीति से चलती है, संगठन से चलती है, जमीन पर काम करने से चलती है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच समन्वय की कमी साफ दिखी। कुछ सीटें ऐसी थीं जहां दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थीं और यही गड़बड़ी पूरे गठबंधन पर भारी पड़ गई। एकता सिर्फ भाषणों में थी, जमीन पर नहीं, और राजनीति में यही सबसे बड़ी कमजोरी होती है। बीजेपी ने इस कमजोरी का फायदा उठाया और उसने अपने पूरे चुनावी तंत्र को एक्टिव कर दिया। चाहे वो बूथ प्रबंधन हो, चाहे वो डाटा एनालिसिस हो, चाहे वो माइक्रो मैनेजमेंट हो, सब जगह बीजेपी ने विपक्ष से 3 कदम आगे रहकर खेला। सवाल तो यह भी है कि क्या विपक्ष तेजस्वी को नेता के रूप में पूरी तरह प्रस्तुत कर पाया? क्या कांग्रेस ने उन्हें वह जगह दी जिसकी जरूरत थी? क्या सीट बंटवारे में स्मार्टनेस दिखाई गई? जवाब है नहीं। और यही वह गलती है जो आज हम बात करने जा रहे हैं, भारत की राजनीति में आए उस संभावित भूचाल की, जिसने दिल्ली से लेकर पटना और अमरावती तक हर सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है। और यह पूरा मामला तब शुरू होता है जब अचानक खबर आती है कि नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है, जिससे बिहार की राजनीति का पूरा समीकरण बदल जाता है। क्योंकि नीतीश कुमार का कांग्रेस में जाना सिर्फ पार्टी बदली नहीं, बल्कि बिहार में विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरने जैसा होगा, जहां कांग्रेस और आरजेडी को एक नया अनुभव और नेतृत्व मिलेगा और बीजेपी को बिहार में अपना पूरा खेल दोबारा सेट करना पड़ेगा। और इसी बीच आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू पहले से ही विपक्ष की ओर झुके हुए दिखाई देते हैं, तो देश की राजनीति अचानक से गर्म हो जाती है। और अब आता है इस नेगेटिव टर्निंग पॉइंट का सबसे बड़ा सवाल। क्या मोदी सरकार इस गठबंधन बदल के कदम से नाराज होगी? और अगर नाराज हुई तो क्या सख्त कार्रवाई संभव है? और इसी सवाल के जवाब में एक काल्पनिक लेकिन राजनीति की वास्तविकता से प्रेरित तूफान खड़ा होता है, जहां एड्स, सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियां अचानक पुराने केस दोबारा खोलना शुरू कर देती हैं, पूछताछें तेज होती हैं, नोटिस जारी होते हैं और मीडिया में लगातार पैनल डिबेट चलने लगते हैं। सत्ता पक्ष कहता है कानून अपना काम कर रहा है, जबकि विपक्ष इसका आरोप लगाता है कि यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। और इसी तनाव के बीच एक काल्पनिक झटका आता है जब खबर फैलती है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है और अब पूरा देश राजनीतिक उबाल पर चढ़ जाता है। विपक्ष एकजुट होकर इसे लोकतंत्र पर हमला बताता है। कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी, आपे, एसपी, डीएमके सब एक ही मंच पर आकर विरोध शुरू कर देते हैं। बिहार और आंध्र प्रदेश में सड़कों पर आंदोलन शुरू हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर डेमोक्रेसी अंडर अटैक जैसी बहसें चल सकती हैं। वहीं बीजेपी और उसके समर्थक कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई जरूरी है और कानून सबके लिए बराबर है। इस सब के बीच देश का चुनावी माहौल एकदम भड़क जाता है। बिहार में महागठबंधन को नई शक्ति मिल सकती है, जबकि एनडीए को अपना नैरेटिव मजबूती से जनता तक पहुंचाना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश में नायडू की गिरफ्तारी सिंपैथी वेव पैदा कर सकती है। दक्षिण और उत्तर भारत दोनों में राजनीतिक ध्रुवीकरण तेज हो सकता है और पूरे देश में राजनीति का तापमान अपने चरम पर पहुंच जाता है, जहां जनता का ध्यान विकास, रोजगार, आर्थिक मुद्दों से हटकर सीधे राजनीतिक संघर्ष पर केंद्रित हो जाता है। और अंत में साफ दिखाई देता है कि भारत की राजनीति बेहद जीवंत है, जहां एक बड़ा फैसला, एक गठबंधन परिवर्तन
या एक कानूनी कदम पूरे देश की दिशा और दशा बदल सकता है। और अगर वह फैसला नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं से जुड़ा हो तो यह बदलाव और भी बड़ा हो जाता है। इसलिए दोस्तों, यह पूरा सियासी माहौल हमें दिखाता है कि चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं होते, बल्कि भावनाओं, रणनीति, सत्ता, संघर्ष और विश्वास का विशाल खेल होते हैं, और एक कदम से पूरा खेल बदल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह पूरा संयुक्त विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगर कल सच में ऐसा हो जाए तो भारत की राजनीति का सबसे बड़ा फायदा किसे होगा और सबसे बड़ा नुकसान किसे। और ठीक इसी राजनीतिक उथल पुथल के बीच देश में एक और अप्रत्याशित मोड़ आता है, जब कांग्रेस यह दावा करती है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी सिर्फ शुरुआत है और आने वाले दिनों में और भी विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हो सकती है, जिससे माहौल और टेंशन भरा हो जाता है, क्योंकि विपक्ष इसे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताकर देश भर में रैलियां और मोर्चे निकालना शुरू कर देता है। देश भरा बाती का बात करते हैं, दंतर बाती है। वहीं बीजेपी अपने समर्थकों के बीच यह संदेश मजबूती से फैलाती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे और देश को साफ और मजबूत प्रशासन देने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे, जिससे जनता दो हिस्सों में बंटने लगती है। एक वह जो इस कार्रवाई को जरूरी मानता है और दूसरा वह जो इसे लोकतंत्र की आवाज दबाने का प्रयास बताता है। इसी तनावपूर्ण माहौल में बीजेपी की रैलियों में भीड़ और जोश और ज्यादा बढ़ता है, जबकि विपक्ष की सभाओं में गुस्सा और आक्रोश दिखाई देता है। देश की मीडिया इस टकराव को भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक संग्राम बताकर 24 घंटे की कवरेज देने लगती है। सोशल मीडिया पर हर घंटे नई अफवाहें, नए दावे और नए वीडियो वायरल होते हैं। कभी कहा जाता है कि संसद में बड़ा हंगामा होने वाला है, कभी कहा जाता है कि विपक्ष राष्ट्रपति से मिलकर कार्रवाई रुकवाने की मांग करेगा, और ऐसा लगता है कि देश एक ऐसे राजनीतिक मोड़ पर पहुंच गया है जहां हर फैसला भविष्य के चुनाव को गहराई से प्रभावित कर सकता है। इसी बीच खबर आती है कि बिहार और आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर अस्थिरता की स्थिति पैदा हो गई है और राज्यपालों को राजनीतिक हालात पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद राज्य स्तर की राजनीति भी उबाल पर पहुंच जाती है। कई विधायकों के बयान आते हैं, कई नेता दल बदलने की तैयारी में नजर आते हैं